को प्रारंभ करा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। सर्वप्रथम तो मैं जितने भी श्रोतागण हमारे से जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। मानवेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे ये प्रताप जयंती के अवसर पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज 9 मई है और 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप के विषय में बोलने से पहले कई ऊहापोह रहती है। एक तो यह रहता है कि महाराणा प्रताप भारत के वो हीरो हैं जिनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। तो लगता है कि इनके बारे में अपने क्या बोलेंगे, जब सब लोग इनके बारे में जानते हैं तो इनके बारे में क्या बोला जाना चाहिए। फिर मुझे कई बार लगता है कि महाराणा प्रताप के बारे में जो सामान्य जानकारियां हमारे पास में है उनमें कई भ्रांतियां हैं। एक इतिहास का विद्यार्थी व शोधार्थी होने के नाते मैं अपना हमेशा इस बात का कर्तव्य समझता हूं कि उन भ्रांतियों को दूर कर पाऊं। जितने लोगों को मैं बता पाऊं उतना तो कम से कम हो पाए। तो आज की जो ज्यादातर मेरी बातें होगी, मैं शायद उसी दिशा के अंदर जाऊंगा, क्योंकि बाकी तमाम बातें आप जानते हैं, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। मैं घटनाओं को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। अक्सर बचपन में छोटी क्लासों की कहानियों में एक कहानी सुनी थी। चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1535 में। राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती जौहर कर लेते हैं। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। लेकिन गुजरात के बहादुर शाह को हुमायूं के आक्रमण के डर से वापस गुजरात भागना पड़ा और पुर्तगालियों के साथ में एक हुई बातचीत के अंदर पुर्तगालियों ने उसे अरब सागर में बुलाकर फेंक दिया और वो मर गया। बहादुर शाह की मृत्यु के समाचार सुनकर चित्तौड़ में गुजरातियों का जो भी कब्जा था मेवाड़ वालों ने उखाड़ फेंका। लेकिन मेवाड़ वालों के सामने अब समस्या ये थी कि चित्तौड़ का शासन किसे दिया जाए। राजा विक्रमादित्य को, जिनके समय में ही रानी कर्मावती शासन खुद संभाल रही थी, वे इतने योग्य नहीं थे, या उदय सिंह को, जो कि विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। पर लगा कि अभी मेवाड़ 4 संकटों से गुजरा है। 1527 में खानवा से एक बड़े युद्ध के अंदर विफलता का सामना करना पड़ा। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु होती है। 1531 में रतन सिंह जी की मृत्यु होती है और 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका हो जाता है। ऐसे समय में निश्चय किया गया कि कुछ समय के लिए बनवीर को मेवाड़ का शासन सौंप दिया जाए और फिर उदय सिंह को शासन भार दिया जाए। बनवीर ने राजगद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य को मार दिया। वह उदय सिंह को मारना चाहता था। आगे वाली लाइनें, आगे वाली कहानी आप सब लोगों ने सुनी है कि मां पन्ना, जो कि उदय सिंह की दाई मां हुआ करते थे, उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उस दिन उदय सिंह को वहां पर बचा लिया था। प्रातस्मरणीय है, धन्य है वो मां पन्ना, जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने स्वयं पुत्र का बलिदान कर दिया था। दुनिया के इतिहास में से उदाहरण आपको कतई नहीं मिलेंगे जब कोई माँ इस कदर अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने इसलिए कटवा देती है कि उसके राष्ट्र को अखंड रखना जरूरी है, राजा को रखना जरूरी था। कहानी का ट्विस्ट यहीं से है। इस कहानी में आगे यह पढ़ते हैं कि उदय सिंह छोटे से बच्चे हैं जिनको पन्ना दहाई घास की टोकरी में डालकर वहां से लेकर चली जाती है। यह घटना 1536 की है। यदि कहानी की बात मानी जाए तो यह कैसे संभव हो पाएगा कि 1536 में उदय सिंह इतने छोटे से बच्चे थे कि पन्ना दहाई उन्हें घास की टोकरी में डालकर लेकर गए थे, तथा 9 मई 1540 को उदय सिंह के घर पर महाराणा प्रताप के रूप में उनके ज्येष्ठ पुत्र का जन्म होता है। कहानियां इतिहास नहीं होती है। भारत में इतिहास के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि हमने हिस्ट्री को स्टोरी मानकर पढ़ना शुरू कर दिया है। कहानियां इतिहास में रोचकता पैदा करती है, इतिहास से लोगों को जोड़ती है, लेकिन इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है। राणा उदय सिंह का खुद का जन्म 1522 के अंदर हुआ था। उस घटना के समय वो 15 साल के थे। अब इस बात को आप ज्यादा समझ पाएंगे कि यदि वो 1536 में 15 साल के रहे तो यकीनन 1540 के अंदर उनकी उम्र 19-20 साल रही है जब राणा प्रताप का उनके घर पर जन्म हुआ। इसलिए आगे से जब कभी भी आप इस कहानी को कहीं सुनाए तो बाकी सब बातें सच्ची है,
माँ पन्ना का बलिदान, चंदन की मृत्यु, सब कुछ सच्चा है, लेकिन इस बात पर ध्यान रखें कि कोई दोबारा कभी नहीं बताएं कभी कि उदय सिंह छोटा सा टाबर था और उसे घास के पत्तों में डालकर ले जाया गया था। उदय सिंह उस समय युवावस्था के अंदर प्रवेश कर रहे थे। आगे की घटनाओं में ना जाकर मैं सीधा प्रताप पर आता हूं। 1572 में उदय सिंह का गोगुंदा में होली के त्योहार के दिन मृत्यु होती है। बहुविवाह प्रथा हुआ करती थी राजस्थान में। राणा उदय सिंह का अपनी एक भटियाणी रानी धीर कंवर के साथ में लगाव था और वो धीर कंवर के पुत्र जगमाल को राजा घोषित कर देते हैं। उन दिनों राज परिवारों में एक प्रथा हुआ करती थी कि जो पुत्र अगला राजा बनेगा वह पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। स्वाभाविक सी बात है कि यदि जगमाल अगले राजा बनेंगे तो जगमाल उदय सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए नहीं जाएंगे। राणा प्रताप अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए पहुंचे। क्योंकि राणा जी की डेथ हुई थी इसलिए मेवाड़ की सारी जनता, मेवाड़ के बड़े बड़े सामंत वहां पर उपस्थित थे। अक्षराज सोनगरा जो कि प्रताप के ननिहाल पक्ष से थे, उन्होंने वहां पूछा कि राणा प्रताप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबको लगता था कि ज्येष्ठ पुत्र राणा प्रताप है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले राजा राणा प्रताप बनेंगे। लेकिन जब उन्हें वहां पर पता चला कि अगले राजा राणा प्रताप नहीं बनकर अगले राजा जगमाल बनने जा रहे हैं, तब उन्होंने चुंडा के वंशजों कृष्णदास और सांगा की तरफ देखकर कहा कि हे चुंडा के वंशधरों, मोकल के समय से यह रिवाज चलता आ रहा है कि मेवाड़ की राजगद्दी का वारिस कौन होगा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बीच में थोड़ी ग्लिच हो अभी गई सही थी, आ अभी रही आ है? रही है। हाँ हाँ सर, आवाज एकदम सही आ रही है। आप कटे तो मुझे बता देना आवाज के लिए। हुकुम हुकुम। कहा गया कि जगमाल राजा नहीं बनके प्रताप को राजा बनाया जाना चाहिए। इस बात पर चुंडा के वंशज सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि यकीनन ये हम सलुम्बर वालों का अधिकार है कि मेवाड़ का जो अगला राजा है वो राणा जी तय नहीं करेंगे, मेवाड़ का अगला राजा हम तय करेंगे। इस प्रकार गोगुंदा में मेवाड़ की जनता तथा मेवाड़ के सामंतों द्वारा प्रताप को राजा घोषित किया गया था। इस बात पर ध्यान दिया जाए, वो राजस्थान के एकमात्र राजा हैं जिनको राज्य बपौती में नहीं मिला बल्कि जनता के द्वारा दिया गया था। यह राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना है। कोई राजा किस कदर अपनी जनता में लोकप्रिय रहा होगा कि उसके राष्ट्रलग के समय जनता पूर्व राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जगमाल को हटाकर प्रताप को राजा बना देती है। मुझे लगता है ये 1572 में प्रताप का वो जो 28 फरवरी 1572 को होली के दिन राष्ट्रतिलक है, वो अपने आप में आगे की तमाम घड़ियों की तरफ, आगे की तमाम घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा था कि मेवाड़ की दशा और दिशा दोनों क्या होगी। राजा बनने के तुरंत बाद में जब अकबर अपना गुजरात का अभियान समाप्त करके अकबर की सेना आगरा की तरफ लौट रही थी, राणा प्रताप द्वारा उस गुजरात से आगरा की तरफ जाती हुई सेना को बीच में रोककर उस सेना से दंड वसूल लिया जाता है। अकबर इस बात से खिन्न था और अकबर यह भी चाहता था कि जब संपूर्ण भारत को वह अधिकार में लेना चाहता है तो मेवाड़ जैसा राज्य जो कि दिल्ली के ठीक नाक के नीचे बैठा है वो स्वतंत्र कैसे रह सकता था। 1568 में वो चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने उससे संधि नहीं की थी। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कई दूत भेजा। तमाम लोग जानते हैं इस बारे में, उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। यह प्रताप के स्वाभिमान का प्रतीक है कि उन्होंने हर बार उन दूतों को बेरंग लौटाया था। एक बात की तरफ मैं इशारा करूंगा कि जब तीसरे दूत के रूप में आमेर राजा साहब भगवान दास जी आए थे और उन्होंने जब प्रताप को कहा कि आपको संधि कर लेना चाहिए, तो प्रताप उनको कहते हैं कि आज के ठीक लगभग 50 साल पहले मेरे जो दादाजी थे उनके झंडे के नीचे राजस्थान के तमाम लोग अकबर के दादाजी के खिलाफ लड़े थे, जब हम खानवा के युद्ध में सांगा के नेतृत्व में बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे, और उसमें आमेर के महाराज पृथ्वीराज भी हमारे झंडे के नीचे लड़े थे। भगवान दास जी, आप मुगलों के खिलाफ अपना झंडा खड़ा कर लीजिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मुगलों के झंडे के नीचे लड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होऊंगा। ये चीजें बताती है कि महाराणा प्रताप में विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति शुरुआत से कैसा विजन था, कैसी दृष्टि थी। वो ये समझते थे कि देश की एकता के लिए आपस में एकजुट होना आवश्यक है, तभी हम विदेशी आक्रमणों का जवाब दे पाएंगे।
मैं हल्दी घाटी वाले युद्ध की तरफ फिर बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले कई बातों की तरफ और इशारा करना चाहूंगा। प्रताप का राजतिलक मुझे एक चीज की और याद दिलाता है कि प्रताप का राजतिलक जनता द्वारा किया गया, जगमाल को नकार दिया गया। मुझे पुनः याद आते हैं कि अयोध्या में जब महाराज दशरथ ने कहा कि राम जी को 14 साल का वनवास और भरत को राजतिलक मिलेगा, तो अयोध्या की जो जनता थी वो राम जी के साथ वनवास के लिए रवाना हो गई थी, जिन्हें राम जी समझा बुझाकर पुनः वापस भेजते हैं। मुझे लगता है कलयुग में यकीन राम के वारिस थे कि जिनके साथ जनता इस कदर जुड़ गई थी। हो भी क्यों ना, महाराणा प्रताप सूर्यवंशियों के उसी कुल से बिलोंग करते थे जिस कुल के 64वीं पीढ़ी के अंदर भगवान श्री राम हुए थे और 210वीं पीढ़ी के अंदर जाके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के बारे में अक्सर एक बात और कही जाती है। अक्सर कहा जाता है कि खूब सारे लोग आगे कह देते हैं महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, अन्य राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया था, अकेले थे फिर भी देखो उन्होंने संघर्ष किया। तो मुझे लगता है यार इन लोगों ने इतिहास को ढंग से जाना ही नहीं, इतिहास को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। यदि आप महाराणा प्रताप के समय की सिचुएशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, डूंगरपुर के आस्करण, मेवाड़ के राणा प्रताप, मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खान और इडर के नारायण दास। यदि मैंने जो स्थान बोले इनको आप एक रेखा के अंदर खींचेंगे तो आप पाएंगे कि ये मालवा से लेकर गुजरात तक का पूरा बॉर्डर है। इस बॉर्डर में जितने राजा थे वो तमाम लोग एक साथ थे। रणनीतियां बदल गई थी। इससे पहले राजस्थान के राजाओं की एक होने की रणनीतियां ये होती थी कि सारे के सारे जो राजा है वो एक झंडे के नीचे एक मैदान में जाके लड़ेंगे, जैसा कि खानवा के अंदर लड़े थे। लेकिन इस बार कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाए। सब अपने अपने राज्यों के अंदर मुगलों की खिलाफत करेंगे, सब अपने अपने राज्यों में मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए तमाम राजा अपने अपने राज्यों में लड़ रहे थे। यही कारण है कि राणा प्रताप के समय में अकबर राजस्थान में एक सिंगल युद्ध नहीं जीत पाया है। कोई युद्ध नहीं जीता उस व्यक्ति ने। राजस्थान में तमाम युद्ध हार गए थे। मुझे आंकड़ों में, संख्याओं के अंदर बड़ी रुचि रहती है। जब मैं ये देखता हूं कि 1581 में मारवाड़ महाराजा चंद्रसेन राठौड़ अकबर से अजमेर छीन लेते हैं, 1582 में दिवेर के विश्व प्रसिद्ध युद्ध में, जिसकी मैं आगे खूब सारी बातें करूंगा, राणा प्रताप पूरी मुगल सेना को मार देते हैं, और 1583 के उस विश्व प्रसिद्ध दत्तानी के युद्ध में, जिसका महत्व सिरोही के इतिहास में उसी प्रकार का है जो महत्व मेवाड़ के इतिहास में हल्दी घाटी का है, सिरोही के राजा राव सुल्तान मुगलों की पूरी आर्मी मार देते हैं। मुझे लगता है 81, 82, 83 लगातार 3 साल मुगलों को 3 लगातार डिफीट, बुरी वाली डिफीट अकबर के दिमाग में ये बिठा गई थी कि अब राजस्थान में कोई अटैक नहीं करने हैं। इसलिए 85 के बाद में राजस्थान में पूरे के पूरे मुगलों के अटैक बंद हो गए। उसमें क्या भय व्याप्त हुआ होगा कि वह मुगल बादशाह जो काबुल जीत रहा है, कश्मीर जीत रहा है, उड़ीसा जीत रहा है, बंगाल जीत रहा है, पंजाब जीत रहा है, साउथ इंडिया जीत रहा है, नाक के ठीक नीचे पड़े राजस्थान पे कोई हमला नहीं करता है। राणा प्रताप की सबसे बड़ी विजय यह है कि अकबर को पूरी तरीके से बांध के रख दिया गया था, और ये तमाम राजा साथ के अंदर थे, अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे थे। जब मुगलों की फौज मेवाड़ के अंदर आती, उन्हीं दिनों में चंद्रसेन जी मारवाड़ में विद्रोह कर देते। जब मुगलों की सेना, आधी सेना चंद्रसेन की तरफ भाग के जाती, पता चलता कि सिरोही और जालौर में ताज खान और राव सुल्तान ने मिलकर मुगलों के कैंप उड़ा दिए। इधर तो चूंकि महाराणा प्रताप का ससुराल था, तो राव नारायण दास नहीं लड़ते तो कौन लड़ते। मुगलों के आगरा से सूरत की तरफ जाने वाले जो हज यात्री हुआ करते थे, सूरत की तरफ जाने वाले उनके जो माल के काफिले हुआ करते थे, वो तक रोक दिए गए थे। मालवा और गुजरात के पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे मुगलों के। तो ये भी प्लीज कोई ना कहे कभी कि राणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। इवन मुझे याद है कि बूंदी के राजा सुरजन हाड़ा, जो कि अकबर के साथ संधि कर चुके थे, उनके बेटे दुद्दा राणा प्रताप के साथ में रहे थे। डूंगरपुर के आस्करण जी जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते, अकबर से संधि कर लेते, उसके बाद उनके बेटे सहसमल प्रताप के साथ में आ गए थे। प्रताप बहुत बड़े संगठन निर्माता है। ग्वालियर के राजा रामसा तोमर अपने बेटों शालीवाहन प्रताप सिंह और भवानी के साथ में यदि हल्दी घाटी युद्ध में रणखेत रहते हैं, अफगानों का वो मूर्धन्य व्यक्ति हुतात्मा हकीम खान सूर यदि प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए आता है, भीलों की सेना लेके, और राणा पूंजा सोलंकी यदि उस मैदान के अंदर आ डटा खड़ा होता है, ये सब चीजें बताती है कि प्रताप में मुगल विरोधी गठबंधन बनाने की पूरी संभावनाएं थी। इतिहास को जिस दिन खंगाला जाएगा, इतिहास को जिस दिन ढंग से उत्खनित किया जाएगा, उस दिन और समझ में आएगा। मैं अभी एक दिन ओहड़ राठौड़ों की ख्यात देख रहा था, तो ओहड़ राठौड़ों की ख्यात में किस्सा है कि जैसलमेर के रावल हर राज का निधन हुआ है। सुनना मेरी बात को गौर से, कि जैसलमेर के रावल हर राज का निधन हुआ है। राणा प्रताप तथा चंद्रसेन, जो कि उस समय अकबर के खिलाफ लड़ने वाले राजस्थान के दो सबसे बड़े राजा थे, एक साथ इकट्ठे होके रावल हर राज के शोक मनाने के लिए जा रहे हैं। पर पहले वो आबू के पहाड़ों में पहुंचे,
यहाँ पर मुगलों के सारे कैंप उड़ाए। आबू में रहने वाले देवल प्रतिहार राजपूतों को उन्होंने राणा की उपाधि दी, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के सहायक थे तथा मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। वहां से राणा प्रताप तथा चंद्रसेन दोनों नागणा पहुंचे तथा राठौड़ों की कुलदेवी नागणची माता की दोग लगाई। यहाँ से दोनों हर राज के पहुंचे, वहां पर शोक प्रकट किया। उसके बाद चंद्रसेन पुनः मारवाड़ की तरफ आ गए। प्रताप ने सिंध की तरफ आक्रमण किया। वहां मुगलों के जो भी कैंप हुआ करते थे, उन मुगलों के कैंप से दंड वसूल किया, वहां से पैसे वसूल किए और उसके बाद पुनः मेवाड़ की तरफ आ गए थे। और यहां कोई इतिहासकार आके कह देता है कि राणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़कर आकर कोई कह देता है कि सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। वो राजस्थान की एकता के लिए लड़ने वाला हुतात्मा था। भले ही पश्चिमी राजस्थान की कुछ रियासतें मुगलों के साथ में चली गई थी, लेकिन जितने उनके साथ में थे उन सब का उन्होंने गठबंधन बना लिया था। राणा प्रताप के बारे में मुझे एक बात और बड़ी जोरदार लगती है, ऐसा आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। भील जनजाति है। जब हम अक्सर जातियों जनजातियों की बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि भारतीय समाज में छुआछूत हुआ करती थी और ये भारतीय समाज का अकट्ट सत्य है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल होते हुए अब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर जारी है। पहले नहीं हुआ होगा, लेकिन बाद के अंदर ये व्यवस्था जैसे जाति व्यवस्था में ढली थी, उसके बाद ये व्यवस्था आ गई थी। उस एक भील जनजाति को जो समाज की मुख्य धारा के अंदर शामिल नहीं थी, उसको मेवाड़ के संघर्ष में शामिल कर देना क्या नहीं बताता कि वह राजा मध्यकाल में कितना बड़ा समाज सुधारक था। मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा और ठेस रहती है हमेशा कि महाराणा प्रताप को किस तरह हमने हल्दी घाटी के युद्ध में बांध कर रख दिया है। हमें तीसरी क्लास से एक ही बात बताई गई कि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। कम्युनिस्ट इतिहासकार तो फिर यहां तक कहेंगे कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप हार भी गए थे, पर चूंकि उन्होंने संघर्ष किया था इसलिए तुम उनको पढ़ लो। मैं आगे उस बात पर तो बाद में जाऊंगा, मैं पहले इस बात पर पुनः आता हूं कि यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती ना कि उस युद्ध के माहौल के अंदर प्रताप ने कहा होगा कि भील अलग खड़े होंगे और हम बाकी लोग अलग खड़े होंगे, या इनके पानी और खाने की व्यवस्था अलग की जानी चाहिए और हमारे पानी और खाने की व्यवस्था अलग की जानी चाहिए। यकीनन भीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े होंगे। एक समाज की मुख्य धारा से कटी हुई एक जाति को यदि समाज के साथ जोड़ रहा था, यकीन वो सर्वोदय के सिद्धांत को लागू कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास आवश्यक है। एक जनजाति लुहार जो लोहे के हथियार बनाया करती थी, राणा प्रताप के साथ में क्या कसम खाती है कि जब तक प्रताप ने कहा कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेंगे, एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छी जगह सोएंगे नहीं, हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और वो लोहार प्रताप के साथ में वो सेम कस्में खाते हैं। आज दिन तक वो जनजाति गाड़ियां लोहारों के रूप में जानी जाती है। 47 में आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चित्तौड़ के अंदर सम्मेलन करते हैं, लोहारों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब हम आजाद हो चुके हैं, राणा प्रताप का सपना साकार हो चुका है, अब तो प्लीज घर बनाकर रहिए। लोहार आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं राणा प्रताप की उस प्रतिज्ञाओं को, उन शपथ को लिए हुए। विश्व के इतिहास में मुझे कोई दूसरा राजा बताइए आप इस प्रकार का, जो इस प्रकार जनता के अंदर लोकप्रिय रहा होगा कि जनता उसे इस प्रकार आत्मसात हो गई थी। उदयपुर राजधानी हुआ करती थी मेवाड़ की, लेकिन वो संघर्ष के दिन थे। आज आप गोगुंदा रह रहे हो, कल आप कुंभलगढ़ जाओगे, परसों आप मोही जाओगे, अगले दिन मदारिया जाओगे, अगले दिन आवरगढ़ रहोगे, अगले दिन आप मायरा जाओगे, अगले दिन आप कोल्यारी जाओगे, अगले दिन आप चावंड जाओगे। मेवाड़ की जनता उस राजा के साथ में कितना जुड़ी रही होगी, उस राजा का क्या प्रभाव रहा होगा जनता में, कि जनता ने कहना शुरू कर दिया जो आज दिन तक कहावत है, राणो जी कवे बठ उदयपुर, जहां राणा जी रहेंगे हम उसको उदयपुर मान लेंगे। भारत में मैं हमेशा कहता हूं कि बाकी जो लड़ाइयां हैं, मुझे कोई पूछे कि तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ, मैं यकीनन कहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान की सेना और गौरी की सेना के बीच। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ, कि सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच। प्रताप के समय का संघर्ष जो है मेवाड़ के जन जन का संघर्ष है। ये राजा का अपने जनता में विश्वास है, ये जनता का अपने राजा में विश्वास है कि वो राजा के साथ में इस कदर आकर खड़ी हो गई थी। कहते प्रताप के पिता उदय सिंह, मैं उदय सिंह का बहुत बड़ा समर्थक हूं कई मामलों में, कि वो राजस्थान के पहले राजा है जिन्होंने युद्धों की नीति बदल दी थी। राजस्थान के पहले के सारे युद्ध किलों में लड़े जाते थे कि हम किले में बैठकर लड़ेंगे, और यदि दुश्मन कभी किला घेर लिया करता था तो अन्न और जल समाप्त होने के बाद में आपके पास साके के अतिरिक्त कोई इलाज ही नहीं बचता था। राणा उदय सिंह वो राजस्थान के पहले राजा है जिन्होंने लड़ाइयों का रुख किलों से पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया था और कहा पहाड़ घेर के दिखाओ। देखे हमारी जब भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की है कि इन पहाड़ों में रह सकते हैं तो आप पहाड़ घेर के दिखाइए। राणा उदय सिंह की उसी नीति को आगे चलकर राणा प्रताप कंटिन्यू करते हैं, और आगे चलकर उनके भी काफी पीढ़ी बाद उन्हीं का एक
परिवार का वंशज महाराज छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में इन्हीं विधियों को बाद में लागू करते हैं। कहते प्रताप ने जब पहाड़ों की लड़ाई का रास्ता चुना तो उन्होंने मेवाड़ की पूरी जनता को पहाड़ों में शिफ्ट कर दिया था, ताकि मुगलों को जब वो मेवाड़ के अंदर आए तो किसी भी गांव से रसद पानी ना मिले, किसी भी गांव से उनको अनाज की प्राप्ति ना हो। मुगलों की सेनाएं यहाँ गांव के अंदर भटका करती थी, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, तो आपको अनाज और पानी कहां से मंगाना पड़ेगा? तो आप अजमेर वाले रास्ते से मंगाओगे। अजमेर के रास्ते रास्ते पर चौकियां बना दी गई थी। मुगलों का रहना दूभर था। मेवाड़ के अभियान उनके लिए इतने महंगे, इतने कष्ट कर रहे थे कि 1585 के बाद में अकबर ने तौबाई कर ली थी कि हम बाकी पूरे भारत में अटैक कर लेंगे, लेकिन यहां पर मेवाड़ के अंदर अटैक नहीं करेंगे। मैं अक्सर कई बार मेरे साथियों से मजाक में कहता हूं कि अकबर ने कहा होगा कि यार मुगलों तुम क्यों नहीं अंदर जा पा रहे, प्रताप को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो, और मुगलों ने कहा होगा कि सर मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, इन भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर हम कैसे घुस सकते हैं, यहां पर हम कैसे जा सकते हैं। कहते प्रताप ने तब एक ऐलान करवाया था कि कोई भी मेवाड़ का व्यक्ति मुगलों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा। तो एक मुगलों के कमांडर ने उंटाला के किले के पास में एक किसान को कहा कि तुम हमारे लिए सब्जियां उगा दो यार कुछ। उस किसान ने कहा कि प्रताप की आज्ञा है कि कोई भी सब्जी नहीं उगा सकता, कोई भी मुगलों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा, और यदि मैंने दिया तो मुझे दंड भोगना पड़ेगा। उस मुगल सूबेदार ने हंस के कहा कि यार हमारे एकदम पास में बैठा है, क्या कर सकता है राणा प्रताप तेरा। और उस व्यक्ति ने मुगलों के लिए सब्जियां उगानी शुरू कर दी। राणा प्रताप को लगा कि आज्ञा सबके लिए बराबर होती है, आज्ञाओं के जब उल्लंघन होने लगते हैं तो शासन चलना दुरू हो जाता है, फिर शासन का लोगों से भय समाप्त होता है, शासन का दंड हमेशा रहना चाहिए। राणा प्रताप एक दिन अचानक रात को हमला करते हैं, उस मुगल टुकड़ी जो वहां पे थी उसके लोगों को और उस किसान को दोनों को मार देते हैं। किन्हीं आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जाता, सरेआम अंदर घुसकर और वापस निकल कर आ गए थे। ये घटना बताती है कि नहीं, आपको मेरे साथ में मेरे तरीकों से लड़ना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। कि कितने क्लियर थे वो इन चीजों के अंदर कि जो है चीजें उनको उसी रूप के अंदर लिया जाना चाहिए। अक्सर धर्मनिरपेक्षता का चोला भारत के लोग एक तरफ ही पहना देते हैं, दूसरी तरफ बातें नहीं की जाती है। प्रताप कितने धर्मनिरपेक्ष रहे होंगे कि हाकिम खान सूर नाम का एक अफगान उनकी हरावल का नेतृत्व कर रहा था। इस बहादुर पठान के बारे में कहा जाता है कि वो मर गए थे, लेकिन उनका हाथ तलवार पर ही जकड़ा रहा था। जालोर के ताज खान जो एक और अफगान थे, प्रताप के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। यही क्यों, भामाशाह और ताराचंद दोनों भाई जैन थे। नासिरुद्दीन नाम का चित्रकार उनके दरबार में एक मुसलमान हुआ करता था। यकीनन वो अकबर की सांप्रदायिक सोच, जो उसकी हिंदू विरोधी नीतियां थी, उसके खिलाफ थे। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे सीधे सीधे तौर पर हाँ, यदि तुम हमारे धर्म को हानि पहुंचाओगे तो हम हिंदुआ सूरज कहलाते हैं, उसके लिए लड़ना हमारा स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए हम लड़ेंगे। हल्दी घाटी युद्ध पर मैं पुनः आता हूं। अक्सर ज्यादातर बातें हल्दी घाटी युद्ध की जाती है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अपने इतिहासकारों ने क्या बवंडर फैलाया, और अक्सर कहा गया हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप हार गए थे, या इससे भी बड़ा बाद में एक बीच बचाव का रास्ता निकाला गया और कहा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित था, ना प्रताप जीत पाए थे और ना अकबर जीत पाए थे। आवाज तो सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, अब आवाज आ सुनिए, रही है। आगे वाले श्रोतागण सारे इस बात पर ध्यान दीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के खुद के दरबार का एक इतिहासकार मौजूद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक लिखी है। बदायूनी वर्णन करता है, इस युद्ध में हमारी सेना की संख्या 5000 थी, राणा प्रताप की सेना की संख्या 3000 थी, मतलब आधे। अब बदायूनी वर्णन करता है कि हल्दी घाटी के उस तंग दर्रे में गोगुंदा के पास के उस स्थान पर इतना भयंकर युद्ध हुआ था। शुरुआती हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास नदी के पास पास में 7 मील भागी थी वापस। मुझे बताइए, भागती कौन सी सेनाएं हैं, हारने वाली या जीतने वाली? बदायूनी बताता है कि जब हमारी सेना भाग रही थी, मैंने आसफ खान से पूछा कि आसफ खान, तीर कहां चलाए जाएं? ये तो अपने सैनिक भी इधर ही आ रहे हैं और मेवाड़ के सैनिक भी इधर ही आ रहे हैं, अपनी सेना के पीछा करते हुए, इनको मारते हुए और आ रहे हैं। बदायूनी थोड़ा कट्टर मुसलमान टाइप का व्यक्ति था। कहते हैं जब युद्ध में आया था तो लोगों ने कहा था कि बदायूनी कलम उलम चलाने वाले व्यक्ति हो, वहां जाकर क्या करोगे, वहां पर तलवारें चलेगी। तो बदायूनी ने कहा था कि जब हिंदुओं का खून बहेगा तब मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा। तो आसफ खान ने बदायूनी को कहा कि बदायूनी, आंखें बंद करके तीर चला तू, तो दोनों तरफ से हिंदू मरेंगे, क्योंकि सामने भी मान सिंह की टुकड़ी खड़ी है, उसकी तरफ से भी जो लोग लड़ रहे हैं वो हिंदू है, और उधर से यदि मेवाड़ वाले भी आ रहे हैं पीछा करते हुए इनका, तो वो भी हिंदू है।
बदायूनी साफ साफ लिखता है कि हमारी सेना भाग रही थी, 8 मील भागी है बनास नदी के पास में, तथा मेवाड़ के सैनिकों ने उनका पीछा किया। उसके बाद बदायूनी लिखता है कि जब युद्ध समाप्त होने के बाद में हम जब गोगुंदा पहुंचे थे, तो गोगुंदा में हमें इतना डर था राणा प्रताप का कि रात को हमला करेंगे, इसलिए हमने चारों तरफ दीवार चुनवाई थी। मुझे बताया जाए कि डर में कौन रहता पक्ष है, जीता हुआ पक्ष या हारा हुआ पक्ष? जीते हुए पक्ष का कॉन्फिडेंस अलग होता है। डर छोड़िए, खुले मैदान के अंदर भी सोता है तो भी उसे ये डर नहीं रहता कभी कि कोई हमला कर सकता है। बदायूनी पुनः लिखता है कि जब हम गोगुंदा से अजमेर तक का रास्ता लिया था जून के महीने में, उस भरी गर्मी के अंदर राजस्थान के उन तपते पहाड़ों के बीच में, उन राजपूतों ने हमारी हालत खराब कर दी थी। गांव गांव के अंदर भीलों द्वारा हम लूटे जा रहे थे। जीते हुए पक्ष को कोई लूट ले, इतिहास में ऐसा कब कब सुना है आपने? और इससे भी बड़ा, बदायूनी लिखता है कि जब मान सिंह और आसफ खान दोनों अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने इन दोनों का दरबार में आना बंद करवा दिया था कि आज के बाद तुम मुझे मुंह नहीं दिखाओगे। ऐसा कौन कौन से राजाओं ने किया है कि अपने जीते हुए सेनापतियों को बाहर निकाल दिया गया? ऐसा कब होता है कि कोई सेनापति जीत के जाए और राजा महाराजा या बादशाह कहे कि भाई साहब कल से दरबार में मत आना यार, जीत के आ गए तुम तो? ये तो बदायूनी की किस्से है। अगली घटना जून 1576 में हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी में अकबर की हार होती है। अकबर को इतनी पीड़ा, इतना ठेस पहुंचता है कि अक्टूबर 1576 में अकबर खुद मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद बादशाह को खुद को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आना पड़ गया। ये परिस्थितियां सीधे सीधे तौर पर बताती है कि इस युद्ध के अंदर अकबर की हार हुई है। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप के इतने ताम्र पत्र मिले हैं जो ये बताते हैं कि हल्दी घाटी के आसपास की भूमि प्रताप ने लोगों को दान में बांटी है। संथाना का ताम्र पत्र, मोही आचार्यन का ताम्र पत्र, ओड़ा गांव का ताम्र पत्र, मंडेर वाला ताम्र पत्र, ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि हल्दी घाटी के आसपास की भूमि प्रताप के पास में, तभी तो वो दान कर रहे हैं। यदि हल्दी घाटी का तो प्रताप हार जाते तो वो भूमि मुगलों के पास में होती, मुगलों के पास में गई हुई भूमि को प्रताप दान कैसे दे सकते थे? वो अपने पास में कोई भूमि रही होगी तभी तो उसको दान में दे रहे होंगे। तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में इतने सारे बवंडर फैला दिए गए। मुझे लगता है आगे से यदि कोई लोग इस बारे में कहीं आपको बोले तो आप ये फैक्ट बताना उनको कि हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम क्या रहे थे। हम बताते हैं आपको हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम कि मुगलों में क्या भय व्याप्त रहा होगा कि बादशाह खुद को आना पड़ गया होगा। इससे भी बड़ा इतिहासकारों का षड्यंत्र देखिए आप। हल्दी घाटी युद्ध को तो अनिर्णित और वैसे बताकर समाप्त कर दिया गया। एक युद्ध को इतिहासकार पूरी तरीके से खा गए। हल्दी घाटी युद्ध का एक किस्सा और बताता हूं। हल्दी घाटी युद्ध में बहलोल खान नाम के एक व्यक्ति को प्रताप मारते हैं। कहते हैं वो मानसिंह के हाथी के ठीक आगे खड़ा था, घोड़े पर बैठा था। प्रताप हाथ के एक वार से बहलोल खान को घोड़े समेत चीर देते हैं। किसी कवि ने क्या सुंदर कहा है कि जरासंध बहलोल के वध में ये व्यतिरेक, भीम क्यों दो भुज न थे पातल ने कर एक। कि जरासंध और बहलोल खान के वध में ये एक असमानता दिखाई देती है कि भीम ने जब जरासंध को मारा था तो दोनों भुजाओं का इस्तेमाल किया था। ये पातल, ये राणा प्रताप तो बहलोल खान को एक हाथ से चीर कर रख देता है। अब मैं दिवेर के युद्ध पर आता हूं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में शहबाज खान नाम का एक कमांडर प्रताप के खिलाफ बार बार भेजे गए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। मिर्जा खाने खाना जो अब्दुल रहीम थे उनको बार बार भेजा गया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। दिवेर का युद्ध होता है। अकबर का सेनापति सुल्तान खान वाकई बेहतरीन कमांडर था। सुल्तान खान योद्धा व्यक्ति था। सुल्तान खान मेवाड़ में 4 कैंप स्थापित करता है, दिवेर, देबारी, देसुरी और देवल, और चारों तरफ से महाराणा प्रताप को पहाड़ों में घेर कर रख देते हैं। दिवेर का कैंप जो कि राजसमंद से अजमेर जाने की तरफ का रास्ता है, जहां से मुगलों की रसद आया करती थी, उसमें सुल्तान खान खुद अपनी चौकी लगाकर बैठा। पहाड़ों को चारों तरफ से घेर लिया गया। राणा प्रताप के बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। वाकई राणा प्रताप अंदर एकदम बंद होके बैठे हुए हैं। इन्हीं दिनों में दशहरे का त्योहार आता है। दशहरे पर अपने राजस्थान में शस्त्र पूजा की परंपरा आज दिन तक रही है, पूरे भारत में ही रही है। शस्त्र पूजा के बाद में टिका दौड़ करवाया करते थे। शस्त्र पूजा के बारे में कहा जाता कि शस्त्रों को सीधे म्यान में नहीं रखना, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए छोटे मोटे युद्ध किया करते थे। लेकिन इस बार राणा प्रताप के दिमाग में कुछ और ही घटित हो रहा था। मुगलों के 4 कैंप है, सुनिए इस बात को आप, दिवेर, देबारी, देसुरी और देवल। इसमें दिवेर वाले जो कैंप में मुगलों का सबसे बड़ा कमांडर बैठा हुआ सुल्तान खान। इसलिए सारे मंत्रियों की ये राय थी कि अपने को देसुरी, देबारी या देवल पर अटैक कर देना चाहिए, तो टिका दौड़ का युद्ध भी हो जाएगा और मुगलों का एक कैंप भी अपने छीन सकते हैं। राणा प्रताप ने कहा कि दिवेर पर अटैक करेंगे। कहा दिवेर पर उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा का, तभी मुगल कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि दिवेर पर भी आक्रमण कर सकते हैं।
अक्टूबर 1582 का दिवेर का आक्रमण भारत की निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक है, शुरुआती सर्जिकल स्ट्राइक कही जाए उसको, इसमें मुगलों की पूरी फौज मार दी गई थी, एक सिंगल बंदा मुगलों का बचकर नहीं गया था। जेम्स टोड कहता है कि वो मेवाड़ का मैराथन है। 490 बीसी में कभी ग्रीस और ईरान के बीच हुए मैराथन के युद्ध के साथ में जेम्स टोड उसकी तुलना करता है। किस कदर वो दिवेर का युद्ध महान रहा होगा, हमारे इतिहासकार पूरे युद्ध को खा गए, क्योंकि यदि दिवेर के युद्ध को पढ़ाया जाए तो पढ़ाना पड़े कि दिवेर के युद्ध में बांसवाड़ा, ईडर और प्रतापगढ़ की सेनाएं मेवाड़ के पक्ष में लड़ी थी, और ये पढ़ाना पड़े तो आपको लिखना पड़े कि प्रताप के साथ में पड़ोसी राज्य जुड़े हुए थे, क्योंकि वो संगठन निर्माता थे। यदि दिवेर के युद्ध को आप पढ़ाओ तो आपको पढ़ाना पड़े कि उस दिवेर के युद्ध में प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को भाला मारा था, भाला उसको चीरते हुए जमीन के अंदर लग गया था। पर हमें तो अमर सिंह के बारे में दूसरी कहानियां सुनाई गई। हमें तो अमर सिंह की कहानी वो जानते हैं, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, रणारो सूतो दुख जाग्यो। अक्सर कोई आदमी आके कह देता है हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसके बेटे घास की रोटी खा रहे थे और एक दिन वन बिलाव उनके हाथ से घास की रोटी छीनकर भाग गया। कैसे संभव है? अमर सिंह का जन्म 1559 ईस्वी में हो गया था। अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में उदयपुर की स्थापना हुई, इसलिए उदयपुर की स्थापना 1559 में की गई थी। 1559 में अमर सिंह का जन्म है, इसलिए हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में उनकी उम्र 17 साल है। हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में वो रानियों के रनिवास की रखवाली कर रहे थे। वो अमर सिंह जिसके लिए आप कहते हो कि घास की रोटियां खा रहा था हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, इस घटना के 6 साल बाद मुगलों के कमांडर को मारता है तो भाले समेत चीर के रख देता है। इतिहास कैसी कैसी विचित्र कहानियों से भर दिया गया। कन्हैयालाल सेठिया से मुझे कतई कोई रंच नहीं है, मैं आभारी हूं कन्हैयालाल सेठिया का। राजस्थानी होने के नाते, राजस्थानी भाषा का स्टूडेंट होने के नाते कन्हैयालाल सेठिया को सत सत नमन करता हूं। उसकी उस कविता पाथल और पिथल को सत सत नमन करता हूं। लेकिन फिर भी कविताओं के माध्यम से इतिहास नहीं पढ़े जाते। कवियों के बारे में कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। इसलिए कवि ने अतिशोक्ति की होगी, कवि ने कल्पनाएं की होगी, लेकिन इतिहास को इतिहास की तरीके से देखा जाना चाहिए। कहते हैं सुल्तान खान को जब दिवेर के युद्ध में मार दिया गया, प्रताप घायल सैनिकों को उठाकर ला रहे थे, सुल्तान खान घायल पड़े थे, प्रताप उनके पास पहुंचे और सुल्तान खान को अंतिम इच्छा पूछी तो सुल्तान खान ने कहा कि मैं उस योद्धा को देखना चाहता हूं जिसने मुझे भाला मारा है, यार मेरे मारा, मैं डाकी टाइप का आदमी हूं, भाला आर पार निकल गया मेरे। कहते हैं प्रताप को लगा कि अमर सिंह कैंप में उनको बुलाएंगे, टाइम लगेगा। उन्होंने अपने पास खड़े सैनिक को कहा कि ये है, इसने तुम्हें भाला मारा था। सुल्तान खान ने कहा कि नहीं राणा प्रताप, मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूं, उसकी आंखों की लालिमा देखी है मैंने, किस कदर गुस्सा रहा होगा उस नवयुवक में। इसलिए अमर सिंह को बुलाया गया और प्रताप ने जब कहा कि मेरा पुत्र अमर सिंह है, सुल्तान खान ने कहा धन्य है, वाकई राणा प्रताप ये तुम्हारे पुत्र हैं, वो अमर सिंह है जिसके लिए आप घास की रोटियों की बातें करते रहते हैं। कहते हैं कि राणा प्रताप ने सुल्तान खान को गंगा जल पिलाया कि मरते आदमी को गंगा जल पिलाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके सांस नहीं निकल रहे थे। इसलिए अमर सिंह को कहा गया कि इस भाले को खींच लीजिए। भाला इतनी गहराई से रोप दिया गया था कि दोनों पैर लगाकर अमर सिंह जब खड़े हुए थे तब भाला उठ पाया था। इसलिए दिवेर का युद्ध सरकारों द्वारा जयंतियों के रूप में मनाया जाना चाहिए। दिवेर के युद्ध की तारीखें याद करवाई जानी चाहिए कि दिवेर के युद्ध ने क्या कॉन्फिडेंस दिया होगा कि उसके ठीक अगले साल 1583 में दत्तानी के युद्ध में सिरोही के राव सुल्तान, जो कि महाराणा प्रताप के खास सहयोगी है, मुगलों की पूरी आर्मी को उसी प्रकार मारते हैं, सेम तरीके से। दिवेर और दत्तानी में कोई अंतर नहीं है। और अब आगे सुनिए आप, दत्तानी के युद्ध का समाचार जब राणा प्रताप को मिला कि दत्तानी के युद्ध में पूरी मुगल सेना को सिरोही के राव सुल्तान ने मार दिए, महाराणा प्रताप राजी हुए और महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं मेरी पोती की शादी राव सुल्तान के साथ करूंगा। मेरी पोती की शादी यदि किसी योग्य वीर के साथ होती है, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा। ये दिखाता है कि ये राजा आपस में किस कदर जुड़े हुए थे। मुझे तो इस जुड़ाव पर एक बात हमेशा और याद आती है कि शाहबाज खान ने जब कोंबलगढ़ पर अटैक किया था तो उसने मान सिंह और भगवंत दास दोनों पिता पुत्र को वापस भेज दिया था अकबर के पास में और कहा था कि मुझे राजस्थान के राजाओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मान सिंह और भगवंत दास अपनी तरफ होने के बावजूद भी राणा प्रताप की सहायता कर सकते हैं, इसलिए इनको आप अपने पास वापस बुला लीजिए। और अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में यहाँ राजस्थान के सेनापतियों को राणा प्रताप के खिलाफ भेजना बंद कर दिया था। फाइनली जब सुल्तान खान को मार दिया गया तो मुगल सेनापतियों ने आना बंद किया था। मुगल सेनापतियों को डर लगने लगा कि यार सुल्तान खान जैसे रंगड़ को मार दिया, यार क्या छोड़ेंगे वो। इसलिए बाद में जगन्नाथ कछवाहा को वापस भेजा गया था। तो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा यहाँ पर आक्रमण करते हैं, लेकिन 2 साल भटकने के अलावा उनको यहाँ पर कुछ ही नहीं मिला था, तो जगन्नाथ कछवाहा चले गए थे। 1585 पर जगन्नाथ कछवाहा का जो आक्रमण है वो अंतिम आक्रमण है। 1597 तक अगले 12 साल तक अकबर का एक बेटे नहीं। क्यों, क्या कारण है?
फिर कोई लोग आके कह देते हैं कि नहीं, एक्चुअली अकबर है ना उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पे और बिजी हो गया था। तो 1597 में प्रताप के मरते ही उसने अमर सिंह पर अटैक कैसे कर दी? अचानक वापस अटैक कैसे होने लग गए? पर खूब सारी भ्रांतियां फैलाई गई इधर उधर की बातें कह के। अब्दुल रहीम खाने का मैं बीच में नाम ले रहा था, वो 1580 का साल था। शेरपुर नाम की एक जगह पर अब्दुल रहीम खाना आके बैठे थे। अब्दुल रहीम खाना वाकई बहुत महानतम व्यक्ति हुए इतिहास के। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे रहीम जी। ये वही रहीम जी है जिनके आप दोहे पढ़कर बड़े हुए होंगे, रहमन दागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। वो प्रेम की बातें करने वाला यकीनन बहुत अच्छा योद्धा था। शेरपुर वाले स्थान पर आकर बैठे हुए थे रहीम जी। प्रताप के प्रति, थोड़ा मेवाड़ के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी था। इन दिनों वो मेवाड़ पर हमले नहीं कर रहे थे, मुगलों की सेना चुपचाप बैठी हुई थी। प्रताप उन दिनों गोगुंदा में थे। अब्दुल रहीम का ध्यान विचलित करने के लिए प्रताप के पुत्र अमर सिंह दिवेर युद्ध से भी 2 साल पहले, हल्दीघाटी युद्ध के 4 साल बाद शेरपुर पर अचानक हमला करते हैं। अब्दुल रहीम बाहर गए हुए थे, शेरपुर में उनकी बेगमें तथा बच्चे थे। अमर सिंह उन सबको गिरफ्तार करके लेके आ जाते हैं। राणा प्रताप को जब ये बात पता चली, राणा प्रताप ने उन महिलाओं को जाकर दिलासा दी। उन महिलाओं को जाकर कहा कि तुम सब मेरी बहन बेटी के समान हो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार से युद्ध के मैदान में बहन बेटियों को बीच में लेकर नहीं आएंगे। उन्होंने अमर सिंह को इस बात के लिए फटकारा तथा अमर सिंह को कहा कि इन बहन बेटियों को वापस रहीम जी के पास सौंप के आओ। ये बताती है बात कि वो कितने नैतिक चरित्रवान थे। उस मध्यकालीन युद्धकालीन परिस्थितियों में कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने इस प्रकार से दुश्मन की बहु बेटियों को उठाकर और बंधक बना लिया होगा दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए। इवन दूसरे वाली साइड, मुगलों वाली साइड तो यहां तक थी कि महिलाओं को पकड़कर बलात्कार करके फेंक दी जाती है, दिल्ली ले जाकर बेच दी जाती। उस समय में एक राजा दुश्मन की बहन बेटियों के साथ भी अपनी बहन बेटियों जैसा बर्ताव करता है। कालांतर में हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज ठीक ऐसा ही दक्षिण भारत के अंदर करते हैं। तब हमें लगता है कि वो सुसोदिया खून दोनों तरफ एक जैसा उबाल मार रहा था। कहते हैं रहीम जी के पास में जब वो बेग में वापस गई, उन रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए थे और रहीम जी ने कहा था कि वाह राणा प्रताप, दुश्मन मिले तो भी ऐसा मिले जो दुश्मन की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियां मानता हो। राणा प्रताप ने भिजवाया था समाचार उनको कि मैं युद्ध के मैदान में इस प्रकार महिलाओं को बीच में नहीं लाना चाहूंगा, चौड़ी छाती करके मर्दों की तरह युद्ध में आना पसंद करेंगे हम। कहते हैं रहीम जी उस दिन, धर रैसी रैसी दर अमर खप जासी खुरसान, अमर बिसंबर उपरान नेचो रखो रान। हे राणा प्रताप, मैं नहीं जानता ये धरती कब तक रहेगी, ये धर्म कब तक रहेंगे, ये मुगलिया सल्तनत, ये खुरासान वालों का राज्य कब खत्म हो जाएगा, इस बारे में नहीं पता। पर हे राणा प्रताप, मैं जानता हूं कि तुम युगों युगों तक, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, इस धरती पर याद किए जाओगे। ये प्रताप की महानता है कि उसके दुश्मन को उसके बारे में दोहा बोलना पड़ गया था, उस दुश्मन को उसके अमरता की तारीफ करनी पड़ गई थी। ये राणा प्रताप है। उन्हें हल्दीघाटी युद्ध से बाहर निकालने की आवश्यकता है, उनके नैतिक गुणों को बताने की आवश्यकता है। इस वजह से लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना की प्रासंगिकता तब है जब वो घटना होने के बाद भी और याद की जाए। मैं अक्सर मेरी क्लासों में बताता रहता हूं कि मुझे कभी नहीं लगता कि भारत में किसी व्यक्ति के मन में यह आता होगा कि चलो यार तराइन देख के आते हैं, जहां पर भारत के 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े गए थे और जहां पर भारत के भाग्य का फैसला बदल गया था। या कभी कोई व्यक्ति ये कहता मैंने कभी नहीं सुना कि पानीपत में 3 बड़े युद्ध हुए थे, इसलिए पानीपत तो देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर पर्यटक हल्दीघाटी आकर जाता है, उस मिट्टी को अपने साथ में लेकर जाता है। हल्दीघाटी आज भी यदि लोगों को इस प्रकार आकर्षित करती है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 18 जून 1576 को उन 3 घंटों के दौरान वहां पर कुछ विचित्र घटनाएं घटित हुई थी, जिनसे लोग आज भी अपना नाता नहीं तोड़ पा रहे हैं। राणा प्रताप किस कदर बाद में लोकप्रिय रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में राष्ट्रवाद की लहर बंगाल से शुरू हुई थी। बंगाल में राष्ट्रवाद की लहर का कारण यह था कि अंग्रेजों का सबसे पहले कब्जा बंगाल में हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा वहां पर आई थी। उन्हीं दिनों वहां पर जेम्स टोड की पुस्तक पहुंची थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थानी संस्कृति को महान उद्गाता जेम्स टोड, जिसकी कहानियों ने राजस्थान के वीरता को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचा दिया था। ये कहानियां जब बंगाल में पहुंची तो बंगाल के लोगों को लगा कि जब मेवाड़ के लोग सीमित संसाधनों के बावजूद मुगलिया सल्तनत के खिलाफ लड़ सकते हैं तो हम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते। अंग्रेजों के खिलाफ भारत के राष्ट्रवाद का पूरा पूरा श्रेय मेवाड़ को दिया जाना चाहिए। मैं पहले भी कई स्पेस में ये बोल चुका हूं कि मुझे घोर आश्चर्य होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के एक व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर ने मेवाड़ के ऐसे ऐसे कैरेक्टर पर पूरी बुक लिख दी जिनके बारे में हम जानते नहीं।
आज जब मैं प्रताप के बारे में और अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि साउथ इंडिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके बारे में प्रताप पर 5 बुक नहीं लिखी गई, 5 से अधिक बुक मिलेगी। बांग्ला का तो साहित्य भरा पड़ा है। अवनिंद्र नाथ क्यों, ज्योतिंद्र नाथ ने राणा प्रताप पर बाकायदा बुक लिखी है। राणा प्रताप 1895 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक शिवाजी महोत्सव मनाते हैं, पर शिवाजी की फोटो के साथ में राणा प्रताप की फोटो रखी जाती है। महाराष्ट्र आज दिन तक नारे लगा रहा है, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। ऐसा क्या है कि 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एक समाचार पत्र निकालते और उसका नाम प्रताप है। 1915 में उड़ीसा के बालासोर नाम की जगह पर बागा जतीन नाम के क्रांतिकारी अंग्रेजों से मुठभेड़ में लड़ते हुए शहीद होते हैं। और बांग्ला साहित्य के महानतम कवियों में से एक काजी नजरुल इस्लाम कहते हैं कि जिस जगह बागा जतीन शहीद हुए हैं वो भारत की नई हल्दी घाटी है। स्वतंत्रता का पूरा संघर्ष प्रताप को याद करते बीता है। आज के राजनीतिक घटनाएं कितनी भी किसी भी तरफ विचारधाराएं प्रताप को किसी भी कोने में ले जाकर खड़ा करती हो, लेकिन 47 से पहले का इतिहास आप देखोगे अंग्रेजों के खिलाफ तो राणा प्रताप ही वह व्यक्ति है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, बंगाल के क्रांतिकारियों, बाल गंगाधर तिलक, उससे पहले महाराज शिवाजी, इन सब के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। मुझे एक और बात पर हमेशा बड़ी दुविधा रहती है, जब अक्सर लोग कहते हैं कि प्रताप की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब थी और उनके पास में कुछ भी नहीं बचा था, तब मुझे वापस लगता है कि इनको यार थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए। कुंभलगढ़ से लेकर ऋषभदत्त तक 90 मील का क्षेत्र और देवारी से लेकर सिरोही तक का 70 मील तक का चौड़ा क्षेत्र, 56 और बांसी से लेकर दरियावद का पूरा इलाका प्रताप के पास में था। और घास की रोटियों जैसी बात ही नहीं हो सकती। एक घटना की तरफ मैं और इशारा करना चाहूंगा। अक्सर कहा जाता है कि भाई भामाशाह ने प्रताप को अपनी संपत्ति ला कर दी थी। याद रखें आप, भामाशाह के पिता भारमल ही प्रताप के टाइम में मेवाड़ आ गए थे। वो मेवाड़ के खजांची हुआ करते थे। उनके पास जो खजाना था वो मेवाड़ का खजाना था। यकीनन उसके अंदर भामाशाह और उनके भाई ताराचंद की खुद की निजी संपत्ति भी शामिल थी। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। भामाशाह और ताराचंद जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक याद किए जाने चाहिए। आप तो ताराचंद को जानते भी नहीं होंगे, मैं इतिहास का विद्यार्थियों बता रहा हूं कि भामाशाह का भाई ताराचंद भी उतने ही बड़े दानवीर थे और उनको भी ऐसा ही याद किया जाना चाहिए। उतने ही बड़े योद्धा और हुए थे दोनों। लेकिन वो अधिकतर संपत्ति जो थी वो मेवाड़ की संपत्ति हुआ करती थी। जो भामाशाह कितने ईमानदार व्यक्ति रहे होंगे कि उन संकट के क्षणों में जब सारे इधर उधर तितर बितर थे, उन्होंने सारी संपत्ति लाकर प्रताप को दी थी। वो 25 लाख रुपए नगद और 20 लाख रुपए का सोना था, जिसे प्रताप 25,000 की सेना को 12 वर्षों तक अब रख सकते थे। क्योंकि भामाशाह का बाद का एक वर्णन हमें और मिलता है कि भामाशाह मृत्यु से ठीक एक दिन पहले अपनी पत्नी को कहते हैं कि एक बही देकर जा रहा हूं, इसमें मेवाड़ का हिसाब है। राणा जी के संकट के क्षणों में राणा जी के पास में हिसाब पहुंचा देना उस व्यक्ति की ईमानदारी को और बताता है। ताराचंद भामाशाह के छोटे भाई थे, जिनके अनुरोध पर सादड़ी में हेमरतन सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चौपई नामक पुस्तक लिखी थी। पद्मावत मूवी आई थी तब खूब सारे लोगों ने कहा था कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास पर आधारित है, वरना पद्मिनी जैसी कोई घटना हुई नहीं, इस प्रकार की कोई रानी नहीं थी। उन लोगों को पढ़ लेनी चाहिए हेमरतन सूरी की गोरा बादल पद्मिनी चौपई, उस समय वो भी लिखी गई है। इसलिए पद्मिनी मिथक नहीं है, वो इतिहास है, वो सत्य है। तोते जैसी कहानियों से आप उसको मिथक बनाने की कोशिश करते हैं, पर उस समय भी मलिक मोहम्मद जायसी ने, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग इस बारे में लिखकर चले गए थे। प्रताप को अक्सर इस युद्धों से बाहर निकालने के लिए मैं हमेशा एक बात और कहता हूं कि कभी उनके कलात्मक स्वरूप की तरफ तो ध्यान दिया जाए। जब आमेर वाले उन पर लगातार अटैक हो रहे थे, आमेर वाले ज्यादा सेनापति बन के आ रहे थे, प्रताप आमेर पर आक्रमण करते हैं, मालपुरा पर कब्जा करते हैं। मालपुरा का झालरा का तालाब और नीलकंठ महादेव का मंदिर आज भी प्रताप का साक्षी है कि इसका निर्माण प्रताप ने करवाया था। शांति काल में बनी हुई उनकी चावंड की राजधानी के महल, चामुंडा माता का मंदिर और वहां की बावड़ियां, जावर माता के मंदिर का पुनर्निर्माण, ये सब बताता है कि प्रताप ने कलात्मक गतिविधियों में भी कोई कमी नहीं रखी थी। भारत की सबसे अच्छी चित्रकला राजस्थान है, राजस्थान की सबसे अच्छी चित्रकला मेवाड़ है, मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत चावंड से होती है और चावंड की चित्रकला की शुरुआत प्रताप के समय में भी है। प्रताप भारत की महानतम चित्रकला को शुरू करने वाले हैं और उनका मुख्य चित्रकार नासिरुद्दीन था। मुझे लगता है यार इन लोगों ने हल्दी घाटी वाला षड्यंत्र जो है इसी वजह से रचा है। इसी वजह से आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
हाँ जी सर, आ रही। हल्दी घाटी वाला षड्यंत्र इसी वजह से रचा है कि प्रताप की कला संस्कृति वाले पक्ष को लाया नहीं जाए, क्योंकि यदि हल्दी घाटी से प्रताप को बाहर निकालोगे तो आपको कहना पड़ेगा कि प्रताप कला संस्कृति के संरक्षक थे, और ये बताओगे तो बताना पड़ेगा कि मेवाड़ की चित्रकला उनके समय में शुरू हुई, ये बताओगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि नसीरुद्दीन उनका मुख्य चित्रकार था। और अगली लाइन आपको जबरदस्ती लिखनी पड़ेगी कि सिद्ध करता है कि प्रताप धर्मनिरपेक्ष थे। पर चूंकि इतिहासकारों को धर्मनिरपेक्षता एक ही पक्ष की सिद्ध करनी थी, क्या विडंबना रही है भारत की कि यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि अकबर बादशाह भारत को एक करना चाहता था, राणा प्रताप गद्दार था जो उसके अंदर रोड़ा बना हुआ था। उसके बावजूद देखिए कि 70 साल के तमाम कथित तथा कथित षड्यंत्रों के बावजूद प्रताप को यदि जनता के दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति इतिहास का मोहताज नहीं है। उस व्यक्ति के ऐसे कार्य रहे हैं कि युगों युगों तक उस व्यक्ति को बिना इतिहास के भी याद किया जाएगा। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध से ठीक एक दिन पहले मान सिंह जी शिकार करने के लिए अपने गिने चुने सैनिकों के साथ गए थे। लोगों ने कहा प्रताप को कि मान सिंह अकेले आज इन पर आक्रमण करके मार लिया जाए। प्रताप कहते क्षत्रिय का धर्म नहीं है, अकेले पर क्या वार करना, करेंगे युद्ध के मैदान में ढंग से लड़ेंगे। कितने क्लियर थे वो अपने सब चीजों के अंदर। प्रताप हमें ये बताते हैं कि कम संसाधनों के बावजूद भी आज पूरी दुनिया, पूरा देश महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जो जाति और धर्म से ऊपर थे, क्योंकि उनकी सोच बात पर अड़े रहना, क्योंकि एक राजा नेतृत्व करता अपने राज्य का, और उस वक्त महाराणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे भारत के धर्म का, भारत की सोच का, कि भारत भूमि ऐसी है जहां का व्यक्ति झुक नहीं सकता। धर्म के सम्मान के लिए, भारत के लिए, अपने विचार के लिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए लड़ सकता है, मर सकता है। ऐसे महाराणा प्रताप की आज जयंती है। आज पूरी दुनिया में चर्चा है, जब सोशल मीडिया पे सब लोग उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है। वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन वक्त में जो इतिहास लिख दिया जाता है वो अमर हो जाता है। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन महाराणा लड़ी, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे समय पे लड़ाई लड़ना, और वो भी पूरे हिंदुस्तान की पावर के सामने खड़े होकर लड़ना, ये बड़ी बात थी। आज तो लोगों के पास साधन है। मुझे खुद को हल्दी घाटी देखने का मौका मिला, मैं चला के उधर से निकला के देखना चाहिए आखिर हल्दी घाटी है कैसी। ऐसे दुर्गम हल्दी घाटी में युद्ध लड़ना और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देना, अपनी कला का परिचय देना, इसमें कोई दोहराई नहीं कि मेवाड़ उस वक्त बहुत बड़ा ठिकाना था। लेकिन महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऐसे सूरवीर पैदा हुए जिनको सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जाना जाता है, पढ़ा जाता है। जब भी कोई बाहर से विदेशी आता है, फॉरेनर आता है राजस्थान घूमने के लिए, भारत घूमने के लिए, तो वो महाराणा प्रताप को जरूर पढ़ता है, चित्तौड़ को जरूर पढ़ता है, चित्तौड़ के इतिहास को जरूर पढ़ता है, क्योंकि वो समझना चाहता है कि कौन थे ऐसे महाराणा जिनकी सोच ऐसी थी। क्या भारत के लोगों की सोच ऐसी है? आज के दिन हमें एक ही संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी के साथ खड़े हो तो मरते दम तक उसका साथ निभाएं, और हमारा इतिहास हमको नई ताकत, नया जोश, नई उमंग देता है। और हमारा इतिहास
इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि मातृभूमि के लिए हमने कभी कोई समझौता नहीं किया, आगे बढ़कर हम लड़े मरे देश की खातिर। और इस केसरिया के सम्मान के लिए जब भी बात आती है तब मैं लोगों को कहता हूं कि ये केसरिया तो स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का रंग है, बलिदान का प्रतीक है। लेकिन क्षत्रिय तो ऐसा है जिसके लिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय वो है जो मेरे जैसा व्यवहार करे। हमारे साथ कोई खड़ा हो जाए तो हम उसके लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहें, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। और हम सबका एक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा कि हमारा इतिहास हमें आज के जीवन में इस नए युग के अनुसार जीने के लिए रास्ता दिखाता है। जब नई सोच और नए विचार के साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हुआ, आज के युग में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ में लेकर इस ढंग से चलें कि हर व्यक्ति हमारी तरफ देखे और ये महसूस करे कि ये वो लोग हैं जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए देश और धर्म की खातिर मरने की ताकत रखते हैं, दूसरे की मदद करने की ताकत रखते हैं, संगठन के साथ खड़े होकर संगठन का नेतृत्व करने की ताकत रखते हैं। आज के ज़माने में कोई किसी को उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाता, जज्बा हमें मजबूत रखना होगा। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, प्रकृति हमको जीना सिखाती है। हर रात के बाद रोज सुबह उजाला होता है और चिड़ियों की चहकने की आवाज़ के साथ सूर्य उदय से पहले उठकर जो खड़ा होता है, संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, उसको सफलता मिलती है। आज के ज़माने में डिमोरलाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है, डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है। लोग डिप्रेस करने वाले लोग खूब मिलेंगे जो डराएंगे, हर काम में मुश्किल बताएंगे कि देखो ये काम बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। हर काम हम कर सकते हैं। आज के दिन महाराणा प्रताप जयंती के दिन हमें यही संकल्प लेना है, हर काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे पारिवारिक रिश्ते मजबूत रखने हैं, माता पिता का सम्मान करके हमें इस ढंग से आगे बढ़ना है कि हम आगे बढ़ सकें और आगे बढ़कर हम इस तरह से काम करें कि जिससे जिससे हम सब लोग इतिहास में भी अपनी जगह बना पाएं और इतिहास जो हमारा इतिहास है, जो महाराणा प्रताप ने हमको दिया है, वो अमर भी हो सके। आज के दिन मैं महाराणा प्रताप जयंती के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबसे एक ही निवेदन करता हूं, मेरे लायक कभी भी कोई भी काम हो, आप सबके साथ में खड़ा हूं। जब भी आपको लगे मेरी जरूरत है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रताप सिंह जी को। अगले वक्ता के तौर पर की तरफ मैं आदरणीय बाबू साहब राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। बाबू साहब, मैं आपको स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बाबू साहब एक्सेप्ट कीजिए। आदरणीय बाबू साहब, आवाज आ रही है मेरी प्रभु सिंह जी? कोई टेक्निकल इशू की वजह से शायद जुड़ नहीं पा रहे। वापस मैं उनकी तरफ, हाँ बाबू, एक सेकेंड। आवाज आ रही है मेरी हुकुम? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हुकुम, आ रही है। मैं मानवेंद्र आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और साधुवाद देना चाहूंगा राजवीर को। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा, पर आज बहुत कुछ इतिहास के उन अनछुए पहलुओं की तरफ मुझे जानकारी मिली जिनकी जानकारी मुझे आज तक नहीं थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हमने इन वर्षों के अंदर कई बार पाठ्य पुस्तकों में और दूसरे लेखों में लिखा हुआ पढ़ा कि यह युद्ध या तो अनिर्णित रहा था या महाराणा प्रताप उसमें हारे थे। आज जो अकाट्य तर्क दिए राजवीर आपने, वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक उस तथ्यों को एक तरह से आपने सिद्ध कर दिया कि राणा प्रताप इस युद्ध में जीते थे।
देवर के युद्ध, और उसके बाद राणा प्रताप के व्यक्तित्व को जिस प्रकार हम सिर्फ यही समझते हैं कि राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के हीरो, यहाँ तक पूरा देश इनको समझता है। मैं समझता हूँ अनछुए पहलुओं को जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। निश्चित तौर पर जो आज हम देखते हैं लोकतंत्र और राजतंत्र के उन बातों को, आज भी जिन चीज़ों की जो हमें प्रेरणा मिलती है राणा के इतिहास से, आज भी उन्हीं लोगों को कामयाबी मिलती है जो अपने साथ सब लोगों को साथ लेकर चलने का कुलमा मन में रखते हैं। और इसीलिए निश्चित तौर पर इतिहास हमारे प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। राणा प्रताप चाहे हिमांशु सूरी को साथ लेकर सेनापति संगठित करके उन्होंने समसामयिक निर्णय उस समय लेते चले गए, आज भी हमें लोकतंत्र में सिखाता है कि वक्त के साथ सब लोगों को साथ और सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाबी हमें मिलती है। मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि मैं तो आज आह्लादित हूँ पूरे महाराणा प्रताप के इतिहास के अनछुए पहलुओं को सुनकर, बड़ा अच्छा लगा। आप राणा प्रताप के व्यक्तित्व को ना तो हम जाति समाज के अंदर में बांधना चाहिए, वो राष्ट्रीय पुरुष थे। आज राणा प्रताप के बारे में कहते हैं स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता सेनानी वो थे। आज उनके व्यक्तित्व को हम एक समाज और जाति में नहीं, वो ऐसे युग पुरुष ऐसे समय पर ही ऐसे युग पुरुषों का एक तरह से अवतरण होता है जो समाज को प्रेरित करते हैं, युगों युगों तक प्रेरित करते हैं। मैं इस अवसर पर मानवेंद्र और राजवीर दोनों को साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, मुझे सुनना अच्छा लगा। मैं चाहता था कि राजवीर पहले बोले तो हमें कुछ जानकारी मिले, क्योंकि हमें एक राणा प्रताप के जयंती के अवसर पर मैंने कई भाषण सुने, कई भाषण दिए भी, पर उन पहलुओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में एक तरह से दफन हो गए, उन तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं थी। आज नई जानकारी मिली, देवर के युद्ध के बारे में मिली, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में मिली, और राणा प्रताप का व्यक्तित्व इस एक सेना नायक और एक योद्धा के साथ साथ और भी उनके व्यक्तित्व में क्या क्या खूबियां थी, चित्रकारी से लेकर उनकी वास्तुकला से लेकर सारी बातों के अनछुए पहलुओं को आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आदरणीय बाबू साहब राजेंद्र सिंह जी। बीच में भी जो पहले वाला स्पेस था उसमें राजवीर सिंह जी ने उनका उद्बोधन अधूरा रह गया था। मैं पुनः राजवीर सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा वो अपने उद्बोधन को पूरा करें। राजवीर सिंह जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। मुझे लगता है मानवेंद्र जी मैं ज्यादा ही बोल लिया आज, तो आप बाकी वक्ताओं को बुला सकते हैं, वरना बाकी लोग फिर केवल श्रोता की भूमिका में रह जाएंगे। तो बाकी लोग बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो राजवीर, हमें कुछ इतिहास के बारे में ऐसी बातें जो आज तक हमारे सामने नहीं आई, जो जिस तरह के तथ्यों के साथ तुमने कही, उनके बारे में जानकारी मुझसे कई जिज्ञासुओं को जानकारी चाहिए, इसलिए तुम बताओ। जी जी बस, जी बस जी। मैं अभी जब बीच में अपना स्पेस कटा था तब मैं बता रहा था, तो मैं एक बात की तरफ और इशारा करना चाहूंगा। प्रताप के दरबार में एक लेखक हुए थे चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र की 3 किताबें हैं, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। मैं इसमें एक किताब का वर्णन करना चाहूंगा, विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ नाम की जो किताब है, ये एग्रीकल्चर साइंस की बुक है। वास्तुकला और एग्रीकल्चर साइंस के बारे में बताती है कि बावड़ियों वगैरह का निर्माण कैसे करवाया गया और खेती कैसे की जानी चाहिए, और खेती में भी स्पेशली हॉर्टिकल्चर। ऐसा कहा जाता है कि ये बुक प्रताप के कहने पर चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखी गई थी। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा, हैरानी होती है कि वह व्यक्ति जो इतिहास के महानतम योद्धा के रूप में याद किया जाता है, इन बातों की कितनी सटीक, गूढ़ और गहरी जानकारियां रखता था कि कौन से फल कब उगाए जाने चाहिए, कौन सी फसल कब उगाई जानी चाहिए, उन्हें कौन सी ऋतु के अंदर पानी दिया जाना चाहिए, उनकी कब कटाई की जानी चाहिए, उनमें कौन से कीट लग सकते हैं, उनमें कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। विश्व वल्लभ नाम की वो किताब प्रताप के एक अलग पहलू की तरफ इशारा कर जाती है। प्रताप द्वारा उन दिनों खूब सारी बावड़ियों का निर्माण करवाया गया, क्योंकि पानी की आवश्यकता है। आप अलग अलग जगह जब राजधानियां बनाओगे, उन सभी बावड़ियों के वास्तुकला की तमाम जानकारियां उस विश्व वल्लभ में है। एक और किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा था, राज्याभिषेक। प्रताप कितने अनुशासन प्रिय रहे होंगे
कि जब उनका राजतिलक हुआ था तो उस राजतिलक के अंदर उनको यह एहसास हुआ कि यार राज्याभिषेक के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारियां नहीं है कि कौन सी विधियों का पालन किया जाना चाहिए। अतः उन्होंने फिर चक्रपाणि मिश्र को कहकर राज्याभिषेक लिखवाई। यह किताब इतनी पॉपुलर हुई थी कि कालांतर में भारत में जहां कहीं राज्याभिषेक किए जाते थे वहां पर राणा प्रताप के समय लिखी गई चक्रपाणि मिश्र की उस पुस्तक को मंगवाया जाता था और उसके आधार पर राज्याभिषेक की विधियां तय की जाती थी। तो प्रताप न केवल वास्तुकला में, न केवल योद्धा, न केवल चित्रकला, बल्कि ये कुछ अलग बातें जिनके बारे में आज भी मतलब सिंपली किसी बंदे को मेरे से किसी दूसरे से पूछ ले कि हॉबी क्या है, तो हमारी खूब सारी हॉबी हो सकती है, पर एग्रीकल्चर साइंस जैसी बातें, आर्किटेक्चर जैसी बातों में तो हॉबी आज भी नहीं हो पा रही, पर उस समय उनकी हॉबी हुआ करती थी। प्रताप मुझे इसलिए और लगते हैं कि वो राष्ट्र पुरुष है हमारे, जैसा कि अभी बाबू साहब ने कहा कि वो युग पुरुष है, राष्ट्र पुरुष है, कि यदि प्रताप भारत के अलावा और किसी देश के अंदर होते और निश्चित रूप से उस देश के राष्ट्रपिता घोषित किए जाते, कि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो हमें खूब सारी बातें सिखाता है। प्रताप हमें यह सिखाते हैं कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो उसके बावजूद भी आप संघर्ष का रास्ता छोड़ नहीं सकते। प्रताप हमें यह सिखाते हैं कि अपने लोगों में किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावनाएं भरी जाती है। उस मध्यकाल के इतिहास में छत्रगत साम्राज्य हुआ करते थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेवाड़ी जन जन के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं यदि किसी ने भर दी थी तो निश्चित रूप से प्रताप थे। यूं थोड़ी दुर्सा आढ़ा ने कहा होगा, दुर्सा आढ़ा कहते हैं विरुद्ध छाहत्री लिखी थी उन्होंने प्रताप पर, पूरी एक 76 दोहों की बुक लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि अकबर पत्थर अनेक कई भूपत बेड़ा कीना, कि हे अकबर तूने कई सारे पत्थरों को इकट्ठा कर लिया है, अर्थात कई सारे राजाओं ने तेरी संधियां कर ली है, लेकिन ये सारे के सारे राजा बांटे हैं, हाथ ना आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह। लेकिन हे अकबर वो जो एक पारस का पत्थर प्रताप सिंह है वो तुम्हारे अभी तक हाथ में नहीं आया है। अकबर समद था तिह डूबा हिंदू तुर्क, मेवाड़ो तिणमाय पोयण फूल प्रताप सिंह, कि जिस प्रकार समुद्र में सभी चीज डूब जाती है उसी प्रकार हिंदू और तुर्क भी डूब गए हैं, लेकिन मेवाड़ का राणा प्रताप सिंह वह व्यक्ति है जो कमल के फूल की भांति उस समुद्र के ऊपर ऊपर तैर रहा है। दुर्सा आढ़ा वाली ये पंक्तियां, या जैसा कि पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के मूर्धन्य साहित्यकार जो हुए और जिन्होंने दोहा बोला जो अक्सर आप तमाम लोग जानते होंगे, मायड़ जन तो एड़ो जन जेड़ो राणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओज गैन जान सिराना सांप। कहते हैं दिन पृथ्वीराज राठौड़ को उनके दरबार में अकबर ने कह दिया था कि मैंने सुना है पृथ्वीराज राठौड़ आजकल राणा प्रताप मुझे बादशाह कहने लग गया है। पृथ्वीराज राठौड़ बड़े तिलमिलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि प्रताप आपको कभी बादशाह कहकर पुकारे, का आप पूछ लीजिए उनसे। पृथ्वीराज लेटर लिख के भेजते हैं, पूछते हैं उसके अंदर डिंगल की वो पंक्तियां मैं आपको हिंदी के भावार्थ में बताता हूं कि मैंने सुना है कि आजकल आप बादशाह कहने लग गए हो, इसका अर्थ है कि अब सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा। राणा प्रताप मुझे तो एक बात बता दीजिए कि मुझों पर ताव देना है या अपनी तलवार से अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लूं। राणा प्रताप का रिप्लाई है कि जब तक एकलिंग जी ये शरीर का साथ देंगे तब तक राणा प्रताप के मुंह से अकबर कभी भी बादशाह नहीं कहलवा पाएगा। सूर्य उसी दिशा में उगेगा जहां पर उगता है। हे राठौड़ पृथ्वीराज अपने मुछों पर उसी प्रकार ताव दीजिए जैसे पहले दिया करते थे, मेरी तरफ से आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1585 से 1597 में ये जो 12 साल का टाइम मिला था, इन 12 साल के टाइम में प्रताप ने मेवाड़ का इंच इंच वह कोना जो मुगलों द्वारा किसी भी रूप में शामिल कर लिया गया था वापस जीता गया है। 36 थाने तो एक साथ उठाए गए थे। 1585 से 1586 के दौरान पूरा मेवाड़ लगभग वापस ले लिया गया था। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो कि उनके राजा बनने से पहले निकल गया था हाथ से, मांडलगढ़ जो उनके बाद में निकला है, ये 2 किले भले ही वो अंतिम समय तक नहीं ले पाए थे और अपने अंतिम समय में भी वो इन्हीं की तैयारियां कर रहे थे। क्या विडंबना है कि वह महान योद्धा जो हर अपना पल पल युद्ध के मैदान में बिताता रहा, एक शेर के शिकार में धनुष की प्रत्यंचा को खींचते समय नाड़ियों के में आए हुए खिंचाव की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के टाइम में उनके श्वास नहीं निकल पा रहे थे, तो किसी ने कहा कि भाई आपके श्वास क्यों नहीं निकल पा रहे, क्या दिक्कत है, क्या चिंता है आपको? और प्रताप ने कहा कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बाद में मेरे बेटे अमर सिंह इस संघर्ष को जारी नहीं रख पाएंगे। सलुम्बर के सामंत ने
अमर सिंह का हाथ लेकर राणा प्रताप के हाथ में देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम बाबा रावल की सौगंध खाकर कहते हैं कि उसी प्रकार अमर सिंह के साथ लड़ेंगे जिस प्रकार आपके साथ लड़े थे। अमर सिंह अपने जीवन में 17 युद्ध लड़ते हैं, 17 में मुगलों को हराते हैं। मैं चाहूंगा मानवेंद्र जी से हमेशा कि आप कभी स्पेस अमर सिंह पर करवाइए। प्रताप के बारे में तमाम लोग जानते हैं, इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो इतिहास में खो गया पूरी तरीके से। अमर सिंह के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते। होता यह है कि बरगद के पेड़ के नीचे छोटे मोटे पेड़ पौधे कोई पनप नहीं सकते दूसरे। प्रताप इतने बड़े हो गए कि अमर सिंह के बारे में हमारे पास इतिहास में जानने का कोई भी साधन नहीं है, या अमर सिंह के बारे में इतना कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि वो यकीनन योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। मांडल की लड़ाई में 1608 वाली में उन्होंने पूरे मुगलों को काट दिया था। मुगलों की छतरियां, कभी मांडल जाइए आप भीलवाड़ा के, वहां की बनी हुई छतरियां देखिए और आप देखिए कि मुगलों की इतनी छतरियां मांडल के अंदर कैसे हैं, तब आप पाएंगे कि अमर सिंह पूरी सेना काट गया था। यहाँ पे जगन्नाथ कछवाहा वहां पर मांडल के अंदर उस युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। मांडल का एक और युद्ध है 1583 वाला, जो मांडल का युद्ध है वो मुझे और याद आता है। इसमें राणा प्रताप मुगलों को हराते हैं। इसमें 2 व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होते हैं, नाथा कछवाहा और खंगार कछवाहा, जिनके नाम पर बाद में कछवाहों की 2 ब्रांचेज चली है। तो मांडल के अंदर प्रताप और अमर सिंह दोनों ने जीतें दर्ज की थी। हम तो कुंभलगढ़ के उस दूसरे युद्ध के बारे में भी नहीं जानते जिसमें प्रताप पुनः विजयी रहते हैं। हम कहां जानते हैं कि ताराचंद जब मालवा की तरफ गए हुए थे, भामाशाह के भाई, और जब वहां से वापस लौट रहे थे, शाहबाज खान ने उनको घेर लिया था, उस युद्ध के अंदर वो घायल हो गए थे। राणा प्रताप को इतना गुस्सा आता कि मालवा पर अटैक करते हैं और मंदसौर से मुगलों का पूरा टैक्स लेके आते हैं। हम तो इस बात को भी कहां जानते हैं कि 1591 में कनेचन के युद्ध के अंदर उन्होंने दिलावर खान को हरा दिया था, या 1591 में राजनगर के युद्ध के अंदर वो दलेल खान को हरा देते। हल्दीघाटी युद्ध के ठीक बाद 1577 में मोही पर जब कब्जा किया तो मुजाहिद बेग को यहीं पर मार दिया गया था। जून के अंदर हल्दीघाटी और अगस्त 1576 में अजमेर, गोडवाड़, उदयपुर पर आक्रमण कर लेते हैं। सितंबर में गोगुंदा पर पुनः कब्जा कर लिया गया। कितनी सारी बातें, अनछुए पहलू है। प्रताप पर इतने रिसर्च की आवश्यकता है कि जब प्रताप पर ढंग से रिसर्च किया जाएगा तब केवल प्रताप नहीं, केवल मेवाड़ नहीं, राजस्थान का इतिहास बाहर निकल के आएगा। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैं 3 दिन पहले पढ़ रहा था कि सर टॉमस रो, जो कि अंग्रेजों का एक राजदूत है, वो जहांगीर के दरबार के अंदर है, वो अमर सिंह के बारे में लिखता है, तो लिखता है कि अमर सिंह राजा पोरस के वंशज है। करे ना कोई भारतीय इतिहास में इस बात को देखे, इस कंटिन्यूटी को मिलाए कि टॉमस रो पोरस से इनको कैसे जोड़ रहा है। पर इतिहासकारों के तमाम षड्यंत्र एक अलग पक्ष के अंदर रहे। मैं अपनी एक बात से इसको विराम दूंगा। भारत का बच्चा जानता है कि डायर ने जलियांवाला कांड में गोली चला दी थी। जानते हैं आप जलियांवाला कांड में कितने लोग शहीद हुए थे? ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं 379, पर हम कहते हैं चूंकि अंग्रेजों की सरकार थी, आंकड़े छुपा लिए उन्होंने, तो हमारी तरफ के आंकड़े 1000 कि जलियांवाला बाग में 1000 लोग शहीद हुए थे। ऑफिशियल आंकड़े 379 लोगों के हैं। किसने गोलियां चलाई? डायर ने। हर आदमी जानता है। उस डायर को हम भर भर के कोसते हैं, गालियां निकालते हैं। इतिहासकार चीजों को कैसे छुपाते होंगे कि 1568 में अकबर ने 30,000 कटवा दिए थे। आज दिन तक कोई किसी हत्यारे की तुलना अकबर से नहीं करता। हर हत्यारे की तुलना डायर से कर ली जाती है। चीजों को कहां उभारना होता है, कहां बिठाना होता है, ये वो है। और उसमें अंग्रेजों ने तो फिर भी उसके बाद पता नहीं कितनी माफिया मांग ली जलियांवाला कांड के लिए। अकबर ने अपनी किताब में गर्व सहित लिखवाया है कि लिखा जाए 30,000 काटे हैं, काफिरों को मारा हमने। पर कोई उठा दे अंगुली, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की चाशनी इस प्रकार से मढ़ दी गई कि हम बाहर ही नहीं आना चाहते हैं उससे। हम इतिहास को सही दृष्टि से, शोधपूर्ण दृष्टि से देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर वो जो 70 साल का पिछला जो माया जाल बनाया होता है उसका तिलिस्म टूटता है, वो सारी बातें टूटती है। ऐसा क्या हुआ होगा कि जेम्स टोड को ये कहना पड़ा कि राजस्थान में तो, हमारे यूरोप में तो एक थर्मोपोलिवीर, एक ल्यूनिडास हुआ, राजस्थान के गांव गांव के अंदर थर्मोपोलियां, घर घर में ल्यूनिडास, कि उसे अपने सबसे महानतम युद्ध को और राजस्थान से जोड़ना पड़ गया था, हल्दीघाटी से जोड़ना पड़ा। थर्मोपोली उनका महानतम युद्ध है। अपना कोई कवि जेम्स टोड की उस बात को राजस्थानी में अनुवाद करके कहता है, कितना अच्छा कहता है
कि दोहरा घाटिया ताल रो आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्म पलीन घर घर लियो नहीं डास। पर मेवाड़ की तासीर ऐसी थी जी कि करता बांटी कायमी रजपूती है खण सत, कि भगवान जब वीरता और दृढ़ता दोनों एक साथ बांट रहा था, कायमी मतलब दृढ़ता, रजपूती मतलब वीरता, हाजर जद मेवाड़ एक बीजा लगी न हत, उस समय केवल वहां पर एक मेवाड़ हाजिर था, अन्य लोगों को वो हाथ नहीं आ पाई थी। इस राणा प्रताप की इस जयंती की संध्या पर मैं आप लोगों को पुनः राणा प्रताप के बारे में खूब जयंती की खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि अगले वक्ता भी आए तथा वो बताएं, ताकि हमें और खूब सारी बातों का पता चल सके। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार राजवीर सिंह जी। आपने जिस तरह से जो आज इतिहास बताया है, जिनको मतलब कहीं ना कहीं विस्मृत कर दिया गया, तो मोस्टली जो पब्लिक है, जो सुनने वाले हैं, उनकी हमेशा एक हमारे कमेंट या फिर डीएम के अंदर मैसेज आता रहता है कि राजवीर सिंह जी को बुलाइए, स्पेस कराइए। आज 9 मई है, महाराणा प्रताप जयंती है, और इस उपलक्ष्य पे आपने जिस तरह से उनके बारे में बताया है, अद्वितीय अद्वितीय। बाकी अगले वक्ता के तौर पे मेरे आज के जो को होस्ट मेरे साथी प्रभु सिंह जी इंदा साहब से निवेदन करना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी?